नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका और हमारा कार्यक्रम एक मुलाकात एहसासों के साथ में आज हमारे साथ मध्य प्रदेश से सुनंदा गावंडे जी उपस्थित हैं। सुनंदा जी आपका हमारे मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद और आदाब। जी, और मैं बता दूँ कि सुनंदा जी जो हैं वो पेशे से शिक्षिका हैं और साथ ही साथ इन्हें साहित्य में भी बहुत रुचि है और बहुत अच्छा मतलब ये साहित्य लिखती हैं और साथ ही साथ कविताओं का गायन और पाठन भी करती हैं मतलब काव्य गोष्ठियों में शामिल होती रहती हैं और इन्हें अब तक बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, बहुत सारी सम्मान मिल चुके हैं साहित्य में और साथ ही साथ इनकी बहुत सारी साझा संकलन और बहुत सारी एकल पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो हम उनसे ही जानेंगे और साथ ही हम उनसे ये भी जानेंगे कि उनका साहित्यिक सफ़र अब तक कैसा रहा है और आगे कैसा चल रहा है। तो मैं कुछ लाइनों से सुनंदा जी आपका स्वागत करना चाहूँगी कि आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण, आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण, स्वागत करते हैं आपका, आप हमारी प्रेरणा का हैं कारण। तो सुनंदा जी एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। धन्यवाद आदरणीय। और मैं श्री राम संस्था का जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा निरंतर कार्य कर रही है और हमारे जैसे नव साहित्यकारों को अवसर प्रदान कर रही है, उसके लिए मैं इस मंच की बहुत-बहुत आभारी हूँ। और माँ शारदा के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी के सम्मुख अपने साहित्य की जो सफर मैंने शुरू किया था, उसके बारे में आपको संक्षिप्त रूप में मैं बताती हूँ। मैं कक्षा 12वीं से ही साहित्य के क्षेत्र में मुझे रुचि थी, शुरू से ही। और 12वीं से ही मैं हरिद्वार से जो गायत्री पत्रिका निकलती थी, उसमें अपनी छोटी-छोटी कविताएँ मैं लिखती थी आध्यात्मिकता के ऊपर। और तभी से मेरा मतलब लिखने के प्रति रुझान ज़्यादा था। फिर धीरे-धीरे लिखना शुरू करते हुए मैंने बीच में बंद कर दिया था क्योंकि पढ़ाई थी, फिर थोड़ा-सा घर की परेशानी, तो मैंने बंद कर दिया था। फिर वापस से मैंने 2016 से अपने उपन्यास लिखना शुरू किया। मुझे गद्य लेखन में ज़्यादा रुचि है। गद्य लेखन कविताएँ तो लिखती हूँ, लेकिन गद्य मेरा विशेष रूप से प्रिय विषय रहा है और गद्य की सभी विधाओं में मैं अपना लेखन करती हूँ। तो मेरा एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है काश वक़्त ठहर जाता, जो कि दिल्ली के ब्लू रोज़ पब्लिशिंग से प्रकाशित हुआ है और आज सभी अवेलेबल जितनी भी साइट्स होती हैं, उन सभी पर अवेलेबल है। काश वक़्त ठहर जाता, जो कि एक महिला के संघर्ष की कहानी पर लिखा गया उपन्यास है। और उसके बाद कविता के क्षेत्र में के साथ-साथ मैं आकाशवाणी केंद्र खंडवा से भी अपनी आध्यात्मिकता के ऊपर परिचर्चाएँ, वार्ताएँ, कविताएँ प्रस्तुत करके आई हूँ। और आकाशवाणी केंद्र पर भी मेरी बहुत सारी कविताएँ जो है आज भी चलती हैं और काव्य सम्मेलन के लिए मुझे वहाँ पर बुलाया जाता है। समय-समय पर व्याख्यान और वार्ताएँ मैं प्रस्तुत करती आई हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो और अब तो जो है आज के ज़माने में जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सुनंदा जी अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप हमारे दर्शकों को अपना व्यक्तिगत परिचय थोड़ा-सा दे देती? जी, 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 बिल्कुल। जी, मैं सुनंदा गावंडे, मेरा जन्म बुरहानपुर में ही हुआ है। मध्य प्रदेश और माँ ताप्ती के पावन तट पर हमारा शहर बसा हुआ है बुरहानपुर। भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है और जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वो है बुरहानपुर क्षेत्र। और मेरे पिताजी शंकर गावंडे श्रीमान और मेरी मम्मी श्रीमती लक्ष्मी गावंडे, हाउसवाइफ है मम्मी। मेरे पापा भी पेशे से शिक्षक रहे हैं। और हम 5 भाई-बहन हैं, 2 बहनें, 3 भाई हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बुरहानपुर में ही हुई है और आगे की शिक्षा मैंने खंडवा से की है। और मेरा जो विषय रहा है 12th तक की तो मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट से ही पढ़ाई की है। बाद में मैंने अपना हिंदी में और पत्रकारिता में एमए किया हुआ है। और सामाजिक क्षेत्र में से काफ़ी लगाव होने के कारण मैंने एमएसडब्ल्यू जो होता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, वो भी मैंने खंडवा से ही किया हुआ है। और सामाजिक क्षेत्र में मैं निरंतर 2010 से
कार्य करते आ रही हूँ, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी मेरा दिल एक तरह से कहें तो नरम है। किसी की परेशानी और पीड़ाओं को देखते हुए मुझसे रहा नहीं जाता। तो 2011 से ही मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर निरंतर कार्य भी कर रही हूँ और अपनी शिक्षा के साथ-साथ मैंने कई मतलब सामाजिक संस्थाओं में कार्य करते हुए सरकारी शासकीय नौकरी के लिए भी कई परीक्षाएँ दी और परीक्षाएँ देने के साथ-साथ मैं आज शासकीय शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। बात है ये तो। मतलब कि जितने भी आप काम कर रही हैं सब समाज सेवा से जुड़े हुए और जी, जी, समाज की भलाई से जुड़े हुए कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा ये जान के और बहुत खुशी हुई मुझे आपके बारे में ये सब सुन के। और मेरी तो जी, आपको जी, बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप इसी तरह अपना समाज सेवा, अपना शिक्षण कार्य और अपना साहित्यिक कार्य करते रहिएगा। देखिए जो समाज सेवा होती है ना वो भी जो है मतलब जो साहित्य सेवा होती है और जो शिक्षण है ये भी समाज सेवा के अंतर्गत ही आता है। जी, तो जी, बहुत अच्छी बात है आप ये कर रही। जी, धन्यवाद। सुनंदा जी हाँ, सुनंदा जी अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपका साहित्यिक सफ़र कैसे शुरू हुआ? मतलब आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे लिखने की प्रेरणा एक मेरी टीचर थी 12th क्लास में, हमको हिंदी पढ़ाते थे मैडम। पर कुछ उस समय ऐसा हुआ कि मुझे मेरा रिकॉर्ड जो था स्टूडेंट के रूप में अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा मेरा और सारे टीचर मुझसे मतलब कभी मेरी शिकायत नहीं करते थे, हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहे। किंतु जो हमारी हिंदी की शिक्षिका थी, उन्होंने मुझ में कुछ ऐसा देखा कि एक दिन किताब से अदर क्वेश्चन उन्होंने हम सबको खड़ा कर दिया क्लास में और एक ऐसा अदर क्वेश्चन पूछा और उन्होंने कहा कि आपको किताब की भाषा में बिल्कुल नहीं बताना है और किताब में से देखकर भी नहीं बताना है। उन्होंने ऐसा जनरली क्वेश्चन किया जो कि हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ था और सभी से आंसर लिए उन्होंने और सभी ने अपने-अपने मन से जिनका जहाँ तक दिमाग चला उन लोगों ने वहाँ तक आंसर दिया और मुझसे जब पूछा गया, तो मैंने भी उसे आंसर को दिया। मेरे मेरे मुझे अपने जहाँ तक अपनी बुद्धि और अपने विवेक को जो मैंने देखा वैसा आंसर सटीक दिया। तो उस दिन मैडम ने जब मेरा आंसर सुना, तो मैडम को बिल्कुल इतनी आश्चर्यचकित हुई कि हमारी क्लास से सीधा बाहर निकल कर हमारे प्रिंसिपल के कमरे में गए और प्रिंसिपल को बुला कर लाई मैडम। और जब मैडम ने उनको बताया तो उन्होंने पूरी क्लास मेरी तालियों से, गड़गड़ाहट से और ये तो फिर तब मेरे अंदर एक चेतना जागी कि नहीं मुझे लिखना भी चाहिए, इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी जो हिंदी की शिक्षिका थी हमारी 12वीं कक्षा में संगीता यादव मैडम, आज भी वो है और मैं समय-समय पर उनका मार्गदर्शन लेती भी रहती हूँ। तो उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली है कि मुझे साहित्य के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहिए। ये तो आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि वो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आती है जो एक बार जी, दरवाज़ा जी। खटखटाती है, वही था आपके लिए। जी, जी, बिल्कुल। तो आपको आपको इस बारे में थोड़ा याद होगा कि उन्होंने क्या पूछा था और आपने क्या लिखा था? बहुत उत्सुकता हो रही है मुझे जी, जानने जी। की। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम हमारे स्कूल के दिन कभी नहीं भूलते और माँ सरस्वती का ही ऐसा आशीर्वाद रहा है। एक राम प्रसाद बिस्मिल करके पाठ हुआ करता था हमारा 12वीं कक्षा में, जिसमें कि हमारे क्रांतिकारी वीरों के बारे में पाठ था वो तीनों हमारे भगत सिंह जी सुखदेव जी और राजगुरु, जिन्होंने काकोरी कांड में भाग लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए। तो उससे संबंधित राजगुरु से संबंधित हमारा और राम प्रसाद बिस्मिल जी, उन पर आधारित वो एक पाठ था और जिसमें जो प्रश्न था राम प्रसाद बिस्मिल पर था कि राम प्रसाद बिस्मिल ने देश के लिए वही क्यों आगे आए और उन्होंने ही क्यों भगत सिंह का साथ चुना? उसपे और उन्होंने ऐसा कौन-सा काम किया जिससे कि भगत सिंह के भावनाएँ और देश को आज़ाद करने की जो उनमें ताकत थी वो बलवंती हुई। ऐसा क्वेश्चन हमारी मैम का था और बोले इसे केवल आपको किताबों में पाठ नहीं पढ़ना है। आप खुद हो राम प्रसाद बिस्मिल और आपको वो भावना व्यक्त करनी है। तो फिर हमने हमारे हिसाब से उसका आंसर मैम को दिया कि हम जब रहते तो उसे हम कैसे उस परिस्थिति से निपटते। क्योंकि हमारी जो मैम थी, उनका मानना था कि पाठ पढ़ने से पहले हमें उस किरदार में ढलना चाहिए। जब हम उस जगह बिल्कुल। पर रहते हैं और वो सारी घटनाएँ हमारे आँखों के सामने घटी, तो हम उसमें कैसे सहभागिता करते हैं? हमारे देश को आज़ाद करने के लिए हमारी भावनाएँ क्या होती हैं? हमें क्या कर गुज़रने की हमारी इच्छा शक्ति क्या होती?
तो बस उसी पर मैंने आंसर दिया था, और काफ़ी उस आंसर की 8 दिन तक हमारे स्कूल में काफ़ी चर्चा भी हुई थी और काफ़ी सराहना की गई थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए तो एकदम जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक मोड़ पे ज़िंदगी बदल जाती है, वैसा ही आपके लिए साबित हुआ ये। जी, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा जान के मुझे। और अब जो है मैं आपसे जी। जानना चाह रही थी सुनंदा जी कि लिखने के अलावा आपकी और क्या-क्या रुचियाँ हैं? जी, देखिए, लिखने के अलावा तो मेरा जो है साहित्य तो मेरा एक बहुत विषय दिल के करीब रहा है, और उसके अलावा जो है मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा मन में है मेरे कि जो आज का जो परिवेश है शिक्षा का, उससे कुछ मैं ऐसा नवाचार करूँ कि जिससे क्या आने वाले जो बच्चे हैं, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज भी कई कस्बे ऐसे हैं, कई इलाके इतने पिछड़े हुए हैं कि जहाँ पर बच्चे बेसिक शिक्षा भी नहीं, जो उनका अधिकार है, वो शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाते। तो मेरी उसमें ज़्यादा अधिक रुचि है कि मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ करूँ, जो बच्चे शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सकें। और वो स वो एक सामाजिक के भी क्षेत्र कहा जा सकता है, और एक मेरे एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य भी है कि हर बच्चे तक मैं शिक्षा पहुँचा पाऊँ। और उसके अलावा जो है, मुझे थोड़ा-सा जो रुचि है, एक जो बच्चों के लिए हम टीचिंग एड्स बनाते हैं, तो उसमें कुछ नवाचार करके हम पेंटिंग, ड्राइंग और अलग-अलग माध्यम से बच्चों को समझाना, उस क्षेत्र में मेरी ज़्यादा रुचि है, चित्रकला करना और बच्चों को समझाने के लिए उस विधि को और आसान बनाना। बहुत अच्छा है ये और मुझे बहुत जी, खुशी है कि आप हमारे देश के बच्चों के लिए इतना जो है उत्सुक हैं क्योंकि हमारे देश के जो बच्चे हैं ना वही कल का भविष्य है ना और अगर वो पढ़े लिखे जी, रहेंगे जी, तो समझिए कि देश का भविष्य भी अच्छा होगा और उज्जवल होगा। कहते हैं ना कि अगर जी, किसी देश में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था मतलब वहाँ पे साक्षरता दर ज़्यादा हो जाती है, नौकरी लोग अच्छी करते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है और देश विकास होता है। तो ये आपने बहुत अच्छी जी, सोच रखी है और मैं चाहूँगी कि आप इस पे निरंतर कार्य करते रहिए और अपने लक्ष्य में सफल होइए। जी, जी, बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत आपके धन्यवाद। अंदर आपके अंदर ना समाज सेवा की जो एक भावना होती है, वो सच में बहुत पहले से ही कूट-कूट के भरी हुई है। देखा जाए सुनंदा तो जी अब मैं आपसे हाँ, बताइए। बताइए, आप बताइए। हाँ, देखा जाए तो वो जिस परिवेश से मैं निकली थी, अ, हालाँकि मेरे मम्मी-पापा तो काफ़ी सशक्त थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, हम पाँचों बहन-भाइयों की अच्छी शिक्षा करवाई। आज हम बहन-भाई सभी जॉब भी करते हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, और हम लोगों के पर हम जो लोगों ने आस-पास देखा है, हमने बचपन से है ना बच्चों को मज़दूरी करते हुए देखा था। जो हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, उनके मम्मी-पापा केवल 5वीं कक्षा पढ़ा के बच्चों को काम पर लगा देते थे। तो वो चीज़ कहीं न कहीं दिल में दुखती थी कि मतलब ऐसे छोटे-छोटे बच्चे जिनकी उम्र खेलने की होती है, पढ़ाई करने की होती है, किंतु पता नहीं क्या मानसिकता माँ-बाप पाले हुए रहते थे कि 5वीं कक्षा हो गई, बच्चा 12-13 साल का हुआ कि बिल्कुल उनको काम में लगा दिया जाता है, और उनको एक कमाई का ज़रिया मान लेते थे। वो सोचते थे कि जो बच्चा है हमारा वो पढ़ लिख कर क्या कर लेगा। अब मैं तो मेरे स्तर से मैं जब से 10वीं या 11वीं से मुझे समझ आया है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। तो मैंने बहुत से अपने आस-पास के लोगों को भी समझाने का काफ़ी प्रयास किया है। कुछ हद तक तो मुझे सफलता भी मिली, पर कहीं-कहीं निराशा भी हाथ लगी है। क्योंकि आसानी से माता-पिता को समझाना और उनके ही बच्चों के लिए बहुत मुश्किल, मेरे लिए तो वो समझो एक मुश्किल कार्य ही रहा है। लेकिन अब कई हद तक के बहुत काफ़ी परिवर्तन हुआ है 10 से 12 सालों में। तो लोगों में शिक्षा के प्रति तो बहुत सकारात्मक भावनाएँ उत्पन्न भी हुई है, और अधिकतर माता-पिता ब बच्चों को पढ़ाने में भी ध्यान देने लगे। किंतु फिर भी कहीं न कहीं ऐसे आस-पास के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पर बच्चों को ये सारी आज भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ, और आगे भी ये अपनी समाज सेवा जारी रखूँगी। बहुत अच्छी बात है। वो आपने कहा ना कि माता-पिता को समझाना मुश्किल है। असल में वो भी तो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं ना, तो इसलिए उन्हें भी उतनी समझ नहीं होती, जी, तो जी। उन्हें लगता है कि जैसे खाने के लिए पैसा ही ज़्यादा ज़रूरी है और पढ़ लिख लेगा बच्चा तो क्या जी। करेगा? कुछ नहीं करेगा। एक तो हमारे देश हुँ, में हुँ। इतनी बेरोज़गारी हो गई है ना, इसका भी असर इन लोगों पे पड़ता है। अगर ये कम हो जाए और जी, माता-पिता एक बार समझ जाएँ, जैसे मैं ऐसा मानती हूँ ना सुनंदा जी कि अ,
जी, पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि आदमी पैसा तो कमा लेता है, लेकिन उसे इन्वेस्ट करके और पैसा कमाना या उससे अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाना है, ये चीज़ उसे जो नॉलेज आती है, ये पढ़ाई करने से आती है ना? तो इस जी, मामले बिल्कुल। में इसलिए मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और आपका काम सच में बहुत सराहनीय है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप इतना अच्छा काम कर रही जी, हैं। कहते हैं ना कि जिन बच्चों को अब तक मतलब जिन बच्चों की ज़िंदगी अब तक आपने बदली होगी, उनके लिए तो आप भगवान साबित हुई होंगी। जी, बिल्कुल। ऐसे तो मैंने बहुत से बच्चों की सहायता की है और आज भी ऐसे जो बच्चे हैं, जो पढ़ना तो चाहते हैं किंतु पैसों के कारण मजबूर होते हैं, तो कहीं न कहीं मैं सहायता जो मुझसे सहायता बन सकती है, मैं सहायता करती हूँ और कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएँ भी हैं हमारे शहर में, जो करना चाहती है कुछ तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये संस्थाएँ अगर इस बच्चे की सहायता कर दें, तो मैं उन लोगों से भी सहायता माँगने से पीछे नहीं हटती। उन्हें भी इस कार्य के लिए प्रेरित करती हूँ और कहीं न कहीं उन बच्चों को उनसे जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती हूँ। तो ऐसे तो बहुत बच्चे हैं बहुत अच्छा। मेरे जहाँ-जहाँ मैंने स्कूल में पढ़ाया है, उन बच्चों को आगे बढ़ने में उन बच्चियों को कुछ खास तो 9th से 12th की जो बच्चियाँ थी, जो आगे पढ़ना चाहती थी, पर कई कारण क्या होता है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लड़की की 8वीं 9वीं हुई कि शादियाँ करवा देते हैं। तो बहुत सी लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड भी होती है और वो लड़कियाँ अगर पढ़ ले तो उनके जीवन में वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, ना कि किसी की मोहताज बनेगी। तो ऐसी लड़कियों को भी मतलब मैंने सेल्फ शिक्षा जैसे कि अगर वो बच्चियाँ नहीं उनके माता-पिता नहीं पढ़ाना चाहते, बिल्कुल नहीं सुनते, तो उनके लिए मैंने पार्लर कोर्स और सिलाई का कोर्स भी शुरू किया था। गर्मी के 2 महीने की छुट्टियों वाओ! में मैं स्कूल के पश्चात पार्लर का कोर्स चलाती थी, जिसमें मेरी एक कक्षा में कम से कम 45 लड़कियां शिक्षा लेती थी और बिल्कुल फ्री। कोई उन्हें किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं होती थी, सारा मैं पार्लर का सामान वगैरह सब अपने से स्वयं खर्च करके उन लड़कियों को मैंने 2-2 महीने बिल्कुल ऐसा बेसिक कोर्स सिखाया कि वो कहीं भी जाए तो वो भूखी नहीं रहेगी और ना किसी पर निर्भर रहेगी, स्वयं कमा कर खा सकती है। इतना मैंने उनको सिखाया है। 2 महीने के इसमें 2 महीने पार्लर का कोर्स, अगले फिर अगले सत्र में 2 महीने सिलाई का कोर्स, ऐसा उनको मैंने करवाया। तो मैं कम से कम 5 सालों बहुत से अच्छा ये काम कोर्स किया चला रही है। हूँ। बहुत ही अच्छा काम है आपके द्वारा ये तो वो भी निःशुल्क। मतलब कहते हैं जी ना कि जी जो बच्चियाँ आजकल देखिए बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं, जाती हैं फिर परेशान रहती हैं, तो उन बच्चियों को आपने एक सहारा जी दे दिया है, अपने पैरों पे खड़े होने का। जी आप तो बिल्कुल। बहुत ही हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और मैं तो कहूँगी जो लोग देख रहे हैं वो लोग को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए इसी तरह जीवन में कुछ अच्छा करने का जिससे जी बाकी लोगों बिल्कुल। के भी जीवन में सुधार हो सके। जी अ, सुनंदा जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने बताया ना कि आप जो है बचपन से आध्यात्मिक कथाएँ लिखती हैं और अध्यात्म में आपका जी तो आप इस विषय में थोड़ा-सा बताएँगी कि अध्यात्म के अनुसार अध्यात्म क्या है? आप क्या समझती हैं? जी, देखिए मैं मेरी मम्मी काफ़ी आध्यात्मिक रही है बचपन से और हमारी नानी, मम्मी और पापा भी आध्यात्मिक ही रहे। तो हम पे संस्कार जो पड़े हैं, वो आध्यात्मिक ही ज़्यादा पड़े। हम भगवान की पूजा, सेवा करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। और मेरे हिसाब से जो अध्यात्म का क्षेत्र होता है, वो इंसान के व्यक्तित्व और नैतिक गुणों को सबसे आगे ले जाने में अध्यात्म ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अच्छी भावनाएँ, अच्छे विचार और सकारात्मकता हमेशा सदैव बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि जब व्यक्ति के विचार निर्मल होंगे, उसके संस्कार अच्छे होंगे, तो ही वो व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। और वो अपने जीवन में तो उन्नति करता ही करता है, औरों के जीवन में भी प्रकाश का काम करता है। तो मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का जो बहुत बड़ा योगदान होता है, उसे जीवन में आगे ले जाने के लिए। तो अध्यात्म को तो मैं इसी दृष्टि से देखती हूँ कि ये हमारे मन को निर्मल और पवित्र रखते हुए हमारे जीवन को एक सकारात्मकता प्रदान करता है। और जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मकवान रहे, तो उसे जीवन में कोई कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी बुरे विचार कभी परास्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। कहते हैं ना जैसे पॉज़िटिविटी जो होती है वो पॉज़िटिव चीज़ों को अट्रैक्ट जी, करती है और फिर सबको पॉज़िटिव बना देती है और नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो धीरे-धीरे सबको नेगेटिव बना जी, देती हैं। तो वही है और आध्यात्मिक होना सच में बहुत ज़रूरी है। आपके जो संस्कार हैं ना बचपन से वो वाक़ई बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है, बहुत अच्छे हैं
और हमें जी, आपने कहा ना अभी कि जैसे सकारात्मकता सबका जीवन ऐसे ही बदल देती है, तो आपके मम्मी-पापा से जो आपको संस्कार मिले हैं, शायद वही संस्कार हैं कि आप और बच्चों के भी जीवन में ऐसा बदलाव ला रही हैं। जी, जी। तो सुनंदा जी अब आपकी कोई अच्छी-सी ऐसी पोएम या कविता सुन लेते हैं, फिर आगे के प्रश्न जी, पूछते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे जो पहली कविता मैंने लिखी थी, मैं आपको हुँ, वही पढ़कर बताती हूँ। मैंने माँ जी, जी, सरस्वती पर स्वागत लिखी है। थी। पहला ही मेरा जो कविता थी वो माँ सरस्वती के लिए उनके चरणों में अर्पण करते हुए अपनी रचना में पढ़ती हूँ। हे शारदे तू ब्रह्म लोक निवासिनी बुद्धिमती दायिनी हे शारदे मां शारदे तू शांति स्वरूपा तेज ज्ञान रूपी दायिनी वीणाधारिणी मां हे शारदे मां शारदे अज्ञानता से तू तारती हे मां शारदे हम बालक माँ तेरे हम बालक माँ तेरे दूर कर तू हमारे अंधेरे तू है ठंडी छाया तुझ में प्रकाश समाया हे मां शारदे मां हे मां शारदे मां बुद्धि ज्ञान की दाता करुणा तेरी हम पर देती जीवन में नई रोशनी हे मां शारदे मां ज्ञान का तू वर दे हे मां शारदे मां ज्ञान का तू वर दे जी धन्यवाद ये मेरी बहुत माँ सरस्वती बहुत पर पहली रचना थी जी आपने पहली ही रचना बहुत अच्छी लिखी और उससे भी अच्छे तरीके से आपने इसे गा के प्रस्तुत किया है। कहते हैं ना कि जी लिखना जी आसान होता है, वाचन करना आसान होता है, लेकिन वो जो गा के प्रस्तुत जी करते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होता है और आपने बहुत अच्छे से जी प्रेज़ेंट किया, बहुत अच्छा लगा। तो वैसे थी माँ भी खुश हो गई होंगी आपसे आज। जी तो बस हम तो चाहते हैं सुनंदा जी माँ हाँ, हाँ, माँ बताइए? सरस्वती का जो कृपा है वो सभी पे बनी रहे बिल्कुल। सुनंदा जी अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी कि आप जैसे बहुत सारे साहित्यिक मंच पे एक्टिव रहती हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती रहती हैं और आपने बताया आपके साझा संकलन और एकल पुस्तिका भी आ ही चुकी है, तो आपको अब तक कितने सम्मान और कितनी मतलब साहित्यिक उपलब्धियाँ मिल चुकी हैं? और उसमें सबसे अच्छा जी कौन-सा था जो आपके दिल के करीब रह गया? इस बारे में बताइए। जी जी दिव्यांजलि जी मेरी जो सबसे पहली पुस्तक थी मेरा सबसे पहला उपन्यास जो 2019 में पब्लिश हुआ और वो मेरे सबसे दिल के करीब है मैं आप सभी को बताना चाहूंगी ये मेरा पहला प्रकाशित हुआ उपन्यास है काश वक्त ठहर जाता जी, जी। आप देख पा रहे होंगे हाँ, हाँ जी, दिखा। जी इसका ये शीर्षक कहाँ है पे का- तो कहाँ पे होगा? जी अगर किसी को खरीदना हो तो ये अमेज़न पे मिल जाएगा? अमेजोन फ्लिपकार्ट जितनी भी ऑनलाइन साइट्स है वो सभी पर अवेलेबल है जी, जी। और इस उपन्यास की खासियत भी आपको बता दूं सबसे ज्यादा 2019 से 2021 में सबसे ज्यादा खरीदा गया हुआ मेरा ये उपन्यास है
और सभी को बहुत पसंद आया। हुँ। क्योंकि मेरा ये जो उपन्यास है चित्रात्मक शैली में लिखा गया है। तो अगर आप पहला ही पेज अगर पढ़ोगे मेरे उपन्यास का, तो आपकी आँखों के सामने एकदम चित्र उभर आएगा। और इसमें बुरहानपुर के जो शहर है उसका चित्र इतने अच्छे से मैंने खींचा है कि आपको उस शहर में नहीं भी आओगे तो भी अनुभूति हो जाएगी कि आप बुरहानपुर शहर में। इस उपन्यास की खासियत। वाओ! और उसके पश्चात तब मैं तो बताना चाहूँगी कि मेरे साझा संकलन भी आए हैं। साझा संकलन में मेरी पुस्तक है एमएस केशरी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित ख़यालों की दुनिया। जी, जी। ख़यालों की दुनिया दिख गई। ये जी, कब पब्लिश हुई आपकी? इसमें मेरी एक ये हुई है अभी 2023 में। अच्छा, 2023 में पब्लिश हुई है और इसमें मेरी एक गज़ल है, मेरे ख़यालों का दोस्त। अच्छा, बहुत बढ़िया। और हमारी तरफ उसके से पश्चात मेरी आपको जी, जी। अभी और एक मेरा जो है साझा संग्रह है, जो कि हमारे बुरहानपुर के सभी साहित्यकारों के द्वारा निकाला गया है, जिसको नाम दिया गया है दक्खन के द्वार। क्या नाम बताया आपका? दर्शन के द दक्खन के द्वार। अच्छा, दक्खन के द्वार। जी, इसके बारे में भी थोड़ा-सा ये बताइए बुरहानपुर का दक्खन के द्वार ये जो द्वार दिख रहा है आपको, ये बुरहानपुर की खासियत है। हाँ, हाँ। ये शनिवारा का द्वार है मेन, हमारे बुरहानपुर शहर का मुख्य द्वार है। अच्छा, अब बहुत इसमें जो बढ़िया। किसी को सभी साहित्यकारों और इनको जो ये दक्खन के द्वार है, अगर इसे पढ़ना हो आपको तो वो ये बुरहानपुर के जो साहित्यकार है उनके द्वारा प्रकाशित किया गया है यहीं से। अभी ऑनलाइन साइट पर अवेलेबल करने के लिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जो ये संपादन है वो बुरहानपुर शहर से ही किया गया है। तो अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन साइट पर कुछ समय पश्चात। थोड़ा समय है उसके लिए। मतलब और दक्खन के हाँ, द्वार जो ये पुस्तक है, इसकी एक खासियत है कि ये हमारी क्षेत्रीय, हमारी भौगोलिकता को दर्शाता हुआ उपन्यास है दक्खन के द्वार। क्योंकि ये जो हमारा बुरहानपुर शहर है, मध्य प्रदेश का तो हिस्सा है ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश है जो भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, जो कि मध्य में आता है। किंतु जो बुरहानपुर शहर है मध्य प्रदेश का, वो ऐसा शहर है कि जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बसा हुआ है। मतलब जो महाराष्ट्र जहाँ से शुरू होता है हेलो, आपका नेटवर्क तो इशू हो रहा है महाराष्ट्र क्या? आता है। आप हाँ, हुँ। कुछ थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। 1608 में जब आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जब अकबर ने 1608 में अंतिम अभियान शुरू किया था आसिरगढ़ का किला जीतने के लिए। तो आसिरगढ़ के हुँ, किले हुँ। के लिए जब वो चल पड़ा था जीतने के लिए, पर आखिरी ही उसका ये युद्ध था, पर वो जीत नहीं पाया था। तो वो बुरहानपुर में ही आज भी उपस्थित है, आसिरगढ़ का किला, जो कि वो जीत नहीं पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको दक्खन का द्वार इसीलिए भी कहा जाता है। और बुरहानपुर बहुत ऐतिहासिक नगरी है। आपने आगरा का ताजमहल सुना होगा, देखा भी होगा। जी, जी, बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, आवाज़ आ रही है। बोलिए, आप बोलिए। जी, तो जो मुमताज है, जो मुमताज शाहजहाँ के द्वारा जो मुमताज के लिए ताजमहल वहां पर बनाया है, जो कि आज पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा भी है और आकर्षण का केंद्र भी है। पर सबसे पहले जब मुमताज का देहांत हुआ था तो उसे यहाँ बुरहानपुर में ही दफनाया गया था और आज भी बुरहानपुर में उनकी कब्र यहाँ पर है। और दूर दूर से जब विदेशी लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले उनका जो है यहाँ पर मुमताज का मकबरा यहाँ पर बना हुआ है। और उसके पश्चात यहाँ से बुरहानपुर से दिल्ली के लिए उनका शव ले जाया गया था और फिर वहां दिल्ली में ताजमहल बनाया गया था शाहजहाँ जी द्वारा। तो बहुत ऐतिहासिक नगरी है हमारा बुरहानपुर शहर। तो ये साझा संकलन जो है बहुत ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।
और सभी बुरहानपुर के जितने साहित्यकार हैं सभी की बहुत उम्दा रचनाएं इसमें सम्मिलित है। और तो एक और मतलब साझा कह सकते संग्रह हैं। है। हाँ, हाँ। एक मैं कुछ जी कहना चाह रही थी, मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी ये साझा जी संकलन पढ़ के को शहर के बारे में और वहाँ के ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक उसका गुण है उसके जी बारे जी में आराम से पता चल सकता है। जी बहुत जी अच्छा। बिल्कुल। और आपकी ये बुरहानपुर के जी मेरी एक रचना है। मेरी जो रचना है कि उसमें एक पांडव जो होते हैं ना यहाँ पर, आपने सुना होगा अश्वत्थामा जी, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों को शिक्षा दी थी। तो उनका जो पुत्र होता है हाँ, अश्वत्थामा, जो युद्ध में मारा जाता है और उसको हमेशा अमर जीविका वरदान प्राप्त है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि आसिरगढ़ के किले में शिव जी का मंदिर है और वह हर सुबह भोर में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें शिव जी पर फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत पुरानी प्रथा प्रचलित है और काफी लोगों ने मतलब अश्वत्थामा को जिन्होंने देखा है वो जीवित नहीं बचे। ऐसी मतलब ये जो है किंवदंतियां प्रचलित है और वास्तव में शिवजी पर फूल भी प्राप्त हुआ है, इसके प्रमाण भी मिले हैं क्योंकि शिवजी के मंदिर में वहां पर रोज सुबह फूल रखा हुआ मिलता ही है। तो ये साक्षात है कि अश्वत्थामा आकर शिव जी का दर्शन करके जाते हैं और रोज एक फूल आपको शिव जी पर ताजा चढ़ा हुआ मिलेगा। तो वही पांच पांडवों के इस पर एक रचना है, मैं आपको सुनाऊंगी साझा संकलन की। जी, जी, स्वागत है। युधिष्ठिर थे धर्म अधिकारी कहलाते थे। युधिष्ठिर थे धर्म अधिकारी कहलाते थे धर्मराज। यक्ष के प्रश्नों का वह अकेले कर सकते थे प्रतिकार। यक्ष के प्रश्नों का वह अकेले कर सकते थे प्रतिकार। जागी उनकी चेतना, युद्ध में मारे गए सारे। बंधु बांधवों को देखने के बाद मन में हुआ घोर विषाद। बंधु बांधवों को देखने के बाद मन में हुआ घोर विषाद। हृदय में हुआ शांति का संचार। अर्जुन कहलाया गया मात्र वीर योद्धा। उसकी चेतना प्रबुद्ध ने युद्ध के ही पूर्व देख लिया था। जो परिणाम होगा तब विषाद दूर करने श्री कृष्ण का भागवत गीता पाठ किया। चेतना दोनों की जागृत हुई युद्ध की विभीषिका पर, मगर एक की पूर्व में ही दूसरे की देखने के बाद। क्या इसीलिए श्री हरि ने कहा पांडवानाम धनंजय, पांडवानाम धनंजय। और युधिष्ठिर थे धर्माधिकारी। आपको पता होगा एक प्रसंग आता है महाभारत में ऐसा कि युधिष्ठिर से कहा जाता है कि आप गुरु द्रोणाचार्य को बताइए कि आपका पुत्र मारा गया युद्ध में। जब वो ऐसा सुनेंगे तो युद्ध करना छोड़ देंगे। जबकि मारा उनका पुत्र नहीं जाता, मारा जाता है हाथी जिसका भी नाम रहता है अश्वत्थामा। तो अच्छा। अश्वत्थामा युधिष्ठिर तैयार नहीं होते आसानी से जानने, वो मतलब नहीं कहते कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो सत्य भाषक होते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता था क्योंकि वो धर्म के विपरीत कभी कोई कार्य नहीं करते थे। तो अश्वत्थामा मर गई यह खबर युधिष्ठिर को इसीलिए कहने लगाई थी कि गुरु द्रोणाचार्य उनकी बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। तो उन्हीं से संबंधित ये रचना थी। और एक और साझा संकलन है मेरा जो कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय मूल्य मंच मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ है। और इसमें सभी पूरे भारत के कविगण हैं, साहित्यकार हैं, उनकी सबकी रचनाएं इसमें सम्मिलित है। और इसका जो नाम है वो है धैर्य का प्रतिफल। हाँ, दिख रहा है धैर्य का। इसका शीर्षक है धैर्य का प्रतिफल। काफ़ी अच्छी-अच्छी पुस्तकें आपने मतलब एकदम नॉलेज वाली आपने पुस्तकें और साझा संकलन प्रकाशित करवाए हैं। जी मतलब ये कह सकते हैं कि अगर किसी को जी जानकारी लेनी हो ना तो वो आप पढ़ के ही बहुत सारी जानकारी ले सकता है। और मुझे ना सबसे अच्छा ये लगा कि जी आपने बताया आपने आप अध्यात्म से जुड़ी हैं, तो उस हिसाब से आप धार्मिक, आध्यात्मिक और जो हमारे मोरल वैल्यू हैं और इसी तरह हमारे जो पूर्वज थे जैसे पांडव और उनसे जुड़ी जो बातें हैं, इस पे लिखा है ना, ये बहुत अच्छा है
ये सब आज के बच्चे भूलते जा रहे हैं, उनके ना कोर्स में होता है, ना कोई उन्हें बताता है, तो आपने बहुत अच्छी पहल की है, ये सब लिखकर उनके मतलब उन तक पहुँचाने की। क्योंकि देखिए जब युवा ये सब पढ़ेगा, जी, जानेगा तभी तो वो अपने भारत देश से और इसके संस्कार, संस्कृति से जुड़ पाएगा, है ना? और तभी वो महत्व भी जी, समझेगा कि हाँ, में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बहुत अच्छा काम है आपके जी, द्वारा ये, हमारी तरफ से तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ हैं। जी, जी, धन्यवाद। तो और सुनंदा जी अब मैं हाँ, बताइए आप फिर पूछते हैं। जी, मैं कुछ उपलब्धियाँ जो मुझे मिली है साहित्य के क्षेत्र में और कुछ जो हाँ, बहुत अच्छे मंच हैं। आपने मुझे बीच में प्रश्न भी किया था कि जो मुझे साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियाँ मिली हैं, वो हाँ, हाँ। उपलब्धियाँ मैं इस मंच पर साझा करना चाहूँगी। सबसे जी, जी, पहला जो बताइए। हमारे बुरहानपुर से मुझे सारस्वत सम्मान प्रदान किया गया था बुरहानपुर के साहित्यकारों द्वारा। हमारे यहाँ बुरहानपुर का ताप्ती सृजन पीठ है क्योंकि माँ ताप्ती की निर्मल धारा हमारे बुरहानपुर शहर में आशीर्वाद स्वरूप बहती रहती है। तो उस साहित्यिक मंच का नाम ताप्ती सृजन पीठ है जिसके द्वारा मुझे 2022 2023 दोनों ही वर्ष सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसकी शील्ड में आपको बताती हूँ। दिख रही है, बढ़िया है, हमारी तरफ से तो बहुत शुभकामनाएँ। प्रोत्साहन जी मिलता है कि और प्रेरणा लगती है। प्रशस्ति पत्र भी बहुत ये भी उधर उन्हीं से मिला था। जी, जी। उन्हीं से मिला और उसके पश्चात मुझे यहाँ के प्रोफेसर बृजमोहन मिश्रा जी के नाम पे क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं राजनीति में काफी सक्रिय और लोगों के मानव धर्म के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छे भलाई के कार्य किए तो उनके नाम पर मुझे प्रोफेसर बृजमोहन मिश्रा बढ़िया, ये मुझे शिक्षा के क्षेत्र में दिया है इसके लिए भी आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। जी जी और एक सबसे अच्छा अभी जनवरी 2023 में सॉरी जनवरी हुँ, 2024 में हार्वर्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विश्व हिंदी दिवस पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी जिसके द्वारा मुझे हार्वर्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र और कांस्य पदक मिला है वाह! इसके लिए भी आपको हार्दिक बधाई। जी ये आपके मेडल देखिए ये कहाँ से ये किस मतलब किस संस्था से, किस मंच से? ये बुलंदी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हर साल ऐसे रिकॉर्ड बनाती है हर साल सभी विश्व के जितने कवि और साहित्यकार होते हैं सभी को एक साथ लाकर विश्व हिंदी दिवस के दिन काव्य पाठ का आयोजन करती है और निरंतर कम से कम 210 घंटे इस बार अनवरत काव्य पाठ चला था तो उसी के इसमें सभी को प्रमाण पत्र और अच्छे काव्य पाठ करने वालों को मेडल प्रदान किए गए हैं और तो इसका उनके जो द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया रिकॉर्डिंग होती है हार्वर्ड वर्ल्ड जी जी और एक मुझे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान के द्वारा एक साझा संकलन में हुँ, ये करने के लिए मिला था तो एक ये भी रह गया था बताने का अपने को जय श्री राम जो हमारे श्री राम जी है प्रभु श्री राम के मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी मंदिर की उसके संबंध में हाँ, हाँ। उद्घोष संग्रह प्रकाशित हुए थे तो उसमें भी मेरा उद्घोष प्रकाशित है हुँ, हुँ, बहुत बढ़िया, इसके लिए भी आपको शुभकामना।
इसी बात जी, पे एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। जी, जी। हुँ, ये भी एक साझा संग्रह था उनके द्वारा निकाला गया है और वैसे तो बहुत सारे हुँ, प्रमाण पत्र तो बहुत हैं। हम ऐसे तो दिखाने में समय बहुत जाएगा। एक बहुत बार सारे उधर ही कैमरा साहित्यिक समान फ़ोकस कर तो जी, कैमरा उधर इसमें फोकस करके एक ही बार ऐसे में दिखा। जी, 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 बिल्कुल। कैमरा तो ज़ूम नहीं हो रहा है पर रोटेट मैं का ऐसे ऑप्शन बताते जाती हूँ। हाँ, रोटेट नहीं हो नहीं पा रहा है मुझे। 1 मिनट। चलिए ऐसे ही दिखा। ये बुरहानपुर की संस्था है। हमारे साझा संकलन वैदिक प्रकाशन से हुँ, मुस्कान केसरी। जी, जी। इसमें भी जो है वो काफ़ी अच्छा प्रकाशन करते हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ये। साहित्यकारों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं लोग। जी, जी। ये ओपन माइक में आपको मिला है। जी। कहाँ से ये कौन-सी संस्था से? ये साहित्यिक सहायक संस्था है। अपने हुँ, हुँ, इनका भी काफ़ी अच्छा मंच है और काफ़ी अच्छा कार्य है। हुँ, हुँ। बाकी काव्य मंच, मेघदूत और लेखनी रचना संसार में और ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मूल्य मंच। हाँ, हाँ। ये जो मानवीय मूल्य मंच है हमेशा मानवीय और नैतिकता के आधार पर ही अपनी रचनाएँ ये करते हैं। बहुत बढ़िया है ये तो। आज के ज़माने में ज़रूरी भी है, नैतिक मूल्यों की। जी, ये इनके द्वारा जो एक पहल की जा रही है ना, ये काफ़ी अच्छी है। इससे क्या होगा कि साहित्य के बहाने और लिखने के बहाने ही लोगों में जी, जी। थोड़ी जागरूकता तो आएगी मूल्यों के प्रति। और माँ शारदे काव्य मंच से तो बहुत सारे वो मैंने पार्टिसिपेट किए तो निकाल के भी रखे हैं। हाँ, ये हाँ, हाँ। शारदा काव्य मंच द्वारा। हाँ, हाँ। थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा फ़ोकस करिए उस पे। हाँ, दिखा। वाह! बहुत बढ़िया। ये आपने निकलवाया है खुद ही? जी, जी। वो तो अपने ओह को वाह! सेंड कर देते हैं तो अपन निकलवा लो, तो बहुत अच्छे आते हैं प्रमाण पत्र। हुँ। बाकी हाँ, प्रमाण पत्र नहीं अच्छी बात है। रखने चाहिए। एक होता है ना कि प्रोत्साहन मिलता है जब प्रमाण पत्र मिलते हैं तो। जी और कुछ अपने पास भी दीपांजलि जी अपने पास हुँ, हुँ। कैसे लेफ्ट हो गई? फिर से जॉइन कीजिए तो ऐड करूँ मैं इसमें। मैंने आपको ऐड किया है, आई थिंक नेटवर्क इश्यू हो रहा है। जी, जी, जी। हाँ, जी, जी। अभी कैसे आप की थी? वो
वो मोबाइल रोटेट होने लगा ना, तो वो बैक हो गया एकदम से। अच्छा, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, फिर? जी। मेरी तरफ से तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं, इतने सारे प्रमाण पत्र और ये मिले हैं। एक होता है ना जी, साहित्यकार जी, चाहे कोई हो, पर जब इस तरह के प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन मिलता है तो लिखने की प्रेरणा जो होती है ना, लिखने का मतलब जो एक जी, ज्वाला होती है वो जगी रहती है और हमेशा आदमी लिखने की कोशिश करता रहता है। तो जी, जी। सुनंदा जी, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी कि एक साहित्यकार के लिए मतलब पुस्तक पढ़ना कितना ज़रूरी होता है और आप अपने जीवन में पुस्तकों को कितना महत्व देती हैं? जी, दिव्यांजलि जी, मैं मानती हूँ कि साहित्यकारों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए पुस्तक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अब आज के वर्तमान की हम यदि बात करें, पहले तो लोगों के पास मनोरंजन के लिए साधन पुस्तक ही होती थी, और पुस्तक से जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, वो किसी और जगह से प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि पुस्तकें हमारी मित्र भी हैं, और पुस्तक हमें हर प्रकार से गाइड का काम करती है। हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हम यदि पुस्तक पढ़ते हैं दिन प्रतिदिन, तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उपस्थित रहेगा ही, यदि वो पुस्तक पढ़ता है तो। और मैं मानती हूँ कि पुस्तक से अच्छी मित्र कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि पुस्तकें जो है साहित्यकारों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है। जो ज्ञान हम पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं, शब्द, भावनाएं और हमारे जीवन का रोचक, ये सब कुछ जो है पुस्तक से ही प्राप्त होता है। आप देखेंगे, जिस समय ये चलचित्र, सिनेमा वगैरह नहीं होते थे, आप देखिए ये साहित्यकारों ने पहले ही पुस्तक लिखी हुई है। आप प्रेमचंद जी के कितने सारे उपन्यास उठा के देख लीजिए, उनके उपन्यास पढ़कर ही हम बड़े हुए हैं। हम टीवी इतनी नहीं देखते थे। और पहले के लोग जो है, समाज का जो प्रतिरूप है, वो साहित्य में, पुस्तकों में ही मिलता है। आज भी हम चाहे कितने भी स्मार्ट बन जाए, हमारे पास मोबाइल में दुनिया भर की जानकारी है, हमारे पास गूगल पर आप हर चीज डालो, उसका आंसर हमको मिल जाता है, किंतु गूगल पर केवल हमको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, केवल मशीनरी काम करेगा, वो उसे हमें 2 लाइनों में उसका उत्तर मिल जाता है। आप गूगल पे अगर कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, तो केवल जिसका आंसर चाहिए वही मिलेगा, उसके अतिरिक्त ज्ञान नहीं मिलता। किंतु पुस्तक में उसका आंसर के साथ-साथ उसे जीवन में कैसे अप्लाई करना है, या उसका सॉल्यूशन पूरी तरह से विस्तृत रूप से जानकारी हमें पुस्तक में ही प्राप्त होती है। तो पुस्तकें जो है इंसान के लिए हर क्षेत्र में मार्गदर्शक का काम करती है। तो मैं तो सभी से अच्छा। यही निवेदन करती हूँ कि हमेशा पुस्तकों से मित्रता बढ़ाइए, और पुस्तकों को आप जितना ज़्यादा जीवन में पढ़ेंगे, उनसे जितनी ज़्यादा दोस्ती करेंगे, तो ये जीवन में कभी आपको अकेला नहीं रहने देगी। सही कहा। कहते हैं ना कि पुस्तक से अच्छा मित्र कोई नहीं होता है और वो आपको कभी भी जी, गलत राह नहीं दिखाएगा, कभी भी दुश्मनी नहीं करेगा। जी, और जी, एक बात और जी, है कि गूगल से हमें सिर्फ शिक्षा मिल सकती है, लेकिन उस शिक्षा का मतलब ज्ञान मिल सकता है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है, इसको जानने के लिए हमें पुस्तक पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये आपने बहुत ही सार्थक बातें बताई और बहुत समझने योग्य है, जो इस बात को समझ के अपनी ज़िंदगी में उतार ले, उसकी तो ज़िंदगी बदल जाए। जी, अ, ज़रूरी है आज के सुनंदा जी, वर्तमान में बच्चे। जी, हाँ, बताइए, आप बताइए फिर मैं पूछती हूँ। जी, मैं ये कह रही थी कि वर्तमान में बच्चों को ये चीज़ें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप देखेंगे, छोटे बच्चे तो बड़ों से ही सीखते हैं। माता-पिता यदि पुस्तक पढ़ने के आदी होंगे, तो बच्चे भी पुस्तक को हाथ में लेंगे। लेकिन माँ-बाप भी दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, तो बच्चे भी वही चीज़ माँगते हैं जो माता-पिता के हाथ में होती है। छोटे बच्चों को आप देखो, सही 2 कहा। ढाई साल के बच्चे होते हैं, माँ के हाथ में मोबाइल है, पिता के हाथ में मोबाइल, तो माँगेगा मोबाइल ही। अगर पुस्तक आप घर में हुँ, पढ़ रहे हो, तो बच्चा वही छीनने की कोशिश करता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं? उसमें जिज्ञासा होती है। बच्चे जो बचपन से जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, यदि वो मोबाइल देखते हैं अपने से बड़ों के हाथ में, तो वो भी वही चीज़ माँगते हैं। तो कम से कम मेरा हर माता-पिता से, या हर वो उस व्यक्ति से जिनके बच्चे अभी छोटी उम्र में है, जो कि 7 से 10-12 साल के हैं, तो उनके सामने आप पुस्तकें पढ़िए। जब आप पुस्तक पढ़ने लगेंगे, तो वो बच्चे भी कहीं न कहीं, उन्हें ये लगेगा जब हमारे माता-पिता पढ़ते, तो हमें भी पुस्तक पढ़ना चाहिए।
आप ज़्यादा समय नहीं पढ़ सकते क्योंकि आज का सभी का जीवन भागदौड़ वाला है, समय किसी के पास नहीं है। किंतु जितना भी आपको समय मिलता है 15 मिनट, 20 मिनट, पर केवल बच्चों के सामने आप पुस्तक पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बच्चा भी ज़रूर पुस्तकों से मित्रता करेगा। सही कहा। वो कहते हैं ना छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूसरों का अनुसरण करते जी, हैं। देखिए आप जो भी काम करेंगे तो घर से खाना बनाती हैं किचन में तो वो भी खाना बनाने लगते हैं और बिल्कुल, पापा अगर बिल्कुल। काम कर रहे हैं या टीचर बनाती हैं तो वही अनुसरण करने लगते हैं। तो उसी तरह अगर उनके सामने फ़ोन यूज़ करा तो फ़ोन यूज़ करेंगे और अगर किताब तो किताब और कहते हैं एक बार अगर किताब से किसी की दोस्ती हो गई और किताब उसे अच्छी लगने लगी पढ़ना तो फिर वो ज़िंदगी भर छोड़ नहीं पाता है उसे। जी। अ सुनंदा जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई, पुस्तक पढ़ना ज़रूरी क्यों है, तो आप जो है कुछ लेखन टिप्स देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? जी, लेखन टिप्स में मैं तो मुझसे काफ़ी अच्छे-अच्छे साहित्यकार हैं, पर फिर भी जहाँ तक मेरी जितनी उम्र है या मेरा जितने विवेक के आधार पर मैंने जितना भी साहित्य में समय दिया है, पुस्तकों में समय दिया है, तो मैं कहती हूँ कि एक अच्छे लेखक की विशेषता जो होती है, हर उस चीज़ को पढ़ना, जो वर्तमान में घटित हो रही है। वर्तमान में घटित होने वाली हर चीज़ पर अच्छे लेखक की विशेषता यही होती है कि वो हर घटना पर अपना ध्यान देता है और उससे जो निष्कर्ष निकलता है उन घटनाओं से, उसके सार को ग्रहण करता है लेखक। वो एक हंस वाली कहावत थी कि हंस केवल मोती चुगता है, तो लेखक भी है, हंस के समान ही है। वो समाज से अच्छाइयों को चुनने का काम करता है। भी मोती को ही अच्छा, चुगता है और समाज के सामने मोती को ही प्रस्तुत करता है। तो मेरे लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल। यही बात है कि एक अच्छे लेखक की विशेषता होती है, समाज में जो घटित हो रहा है उस पर अपनी दृष्टि रखता है और उससे जो निष्कर्ष मिलता है उसे वो ग्रहण करके अपनी लेखनी के द्वारा सबके सम्मुख प्रस्तुत करता है। सही कहा आपने। जैसे कहते हैं ना कि साहित्यकार जो होता है समाज में जितनी बुराइयाँ होती हैं और जितनी समस्याएँ होती हैं उनका निराकरण करने में और उसे एक सही दिशा देने में, क्रांति लाने में सहायक है। और आपने जो अभी जी, बात बताई ना शायद इसी बात को एक शब्द में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण इसीलिए कहलाता है। क्योंकि दर्पण है। साहित्यकार समाज जी, में जी। जो भी चीज़ उसे ही ऑब्ज़र्व करके अपने शब्दों में लिख देता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे लेखकों के लिए जो भी हमें देख रहे होंगे, उनको अपना साहित्यिक सफ़र पूरा करने में और लिखने में ज़रूर ही इससे सहायता मिलेगी। तो सुनंदा जी, जी, अब जो है आपकी एक कविता सुनते हैं, फिर एक प्रश्न करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, क्योंकि समय भी अब हो चला है। जी, जी। मैं आपको एक अच्छी कविता सुनाती हूँ आप सभी दर्शकों को और आपका प्रतिसाद चाहती हूँ। कभी तेरा कभी मेरा मैं दिल का हाल लिखती हूँ। कभी तेरा कभी मेरा मैं दिल का हाल लिखती हूँ। कहूँ कैसे कि मैं बहाने से मैं मन बेहाल लिखती हूँ। कभी तेरा कभी मेरा मैं दिल का हाल लिखती हूँ। कहूँ कैसे कि बहाने से मैं मन बेहाल लिखती हूँ। गढ़ती हूँ मैं कविताएं, गढ़ती हूँ मैं कविताएं, कभी एहसास लिखती हूँ। लिखती ही नहीं केवल मैं भावनाएं लिखती हूँ। कभी तेरा कभी मेरा मैं दिल का हाल लिखती हूँ। बिखर जाती हूँ रिस कर में, बिखर जाती हूँ इस कर में, घुटन की भी हूँ वही ले संभल जाती हूँ वही लेकिन मैं स्वसम्मान लिखती हूँ। कभी तेरा कभी मेरा मैं दिल का हाल लिखती हूँ। विरह की शाम लिखती हूँ, हमें श्रृंगार लिखती हूँ। विरह की शाम लिखती हूँ, हमें श्रृंगार लिखती हूँ। नहीं कह पाती जो कुछ भी,
नहीं कह पाती जो कुछ भी, वो जज्बात लिखती हूँ। कभी तेरा कभी मेरा, मैं दिल का हाल लिखती हूँ। लिखती हूँ शिकायतें भी, लिखती हूँ शिकायतें भी, मैं तेरा साथ लिखती हूँ। मिलन की बात करती हूँ, हाँ पर मैं इंतजार लिखती हूँ। मिलन की बात करती हूँ, हाँ पर इंतजार लिखती हूँ। कभी तेरा कभी मेरा, मैं दिल का हाल लिखती हूँ। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गीत था। कहते हैं ना जैसे बस इसमें एक उस चीज़ की कमी थी, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है ना उसकी कमी थी और बाकी तो आपने इसे ना एकदम ऐसा लिखा है जैसे फ़िल्मी गीत होते हैं ना बिल्कुल वैसा ही लिखा है। ऐसे अगर किसी मूवी में अगर या फिर एल्बम रिलीज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आएगा। बहुत ही अच्छा लिखा आपने। आप कोशिश करिएगा अगर इंस्ट्रूमेंट या कुछ ऐसा आजकल तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, तो अगर कहीं पे ऐसे रिकॉर्ड होता है तो आप इसे रिकॉर्ड ज़रूर जो है जी ऑनलाइन कहीं पे पब्लिश करिएगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा गीत था। जी तो बिल्कुल। सुनंदा जी अब हाँ, बताइए फिर पूछूँ मैं? सुनंदा जी अब जो है हम कार्यक्रम को समाप्त करने की ओर चलते हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको हमारे जी श्री जी। राम साहित्य सेवा संस्थान मंदिर के कैसा लगा? जी मैं सच कहूँ कि मेरे अभी तक के मैं बहुत सारे मंचों पर प्रतिभाग करती हूँ। लेकिन श्री राम साहित्य सेवा संस्थान जो है, वो एक अपनी अलग ही पहचान लिए हुए। आप देखिए इसमें इतने सारे विषय आते हैं और वो विषय हमारे समाज से निकलते हैं, हमारे अध्यात्म से निकलते हैं, हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं और उसमें लिखने में मुझे बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक नयापन हर हमारे जीवन को जोड़कर लिए गए विषय होते हैं और जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, उन प्रतियोगिताओं में भी विषय ऐसे होते हैं जो हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं और जब कोई भी कवि या कोई भी साहित्यकार अपने भावों को जब लिखता है तो वो समाज के हित में लिखता है और सकारात्मकता से भरे हुए जब विषय आते हैं कवि के सम्मुख तो वो कवि अपनी लेखनी को विराम नहीं दे पाता, उसकी लेखनी अपने आप चलने लगती है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि नाम जब हमारे श्री राम का है तो फिर काम कैसे बुरा होगा। वहाँ तो सब पूरी चारों ओर सकारात्मकता है हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान में, जहाँ हमारे श्री राम जी जी, स्वयं उपस्थित हो तो उद्धार ही उद्धार है और हमारा सबका जीवन सफल है। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मैं श्री राम साहित्य सेवा संस्थान से जुड़ी हूँ और कुछ नया सीखने को मिलता है। आप देखिए इतने अच्छे-अच्छे प्रबुद्ध जन इस साहित्य सेवा संस्थान से जुड़े हैं, जो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं और उनकी रचनाएँ पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल होना चाहिए और हम जहाँ कहीं छूटते हैं, तो उनकी रचनाओं को पढ़ के और आप आप दिव्यांजलि में आपकी क्या बात कहूँ, आप तो खुद आपका जो ऑरा है वो इतना सकारात्मक है, आपकी आवाज़ में वो सकारात्मकता नज़र आती है, झलकती है जो दिल को छूती है। और आपके द्वारा जो आयोजन किए बिल्कुल। जाते हैं, वो तो बिल्कुल अद्भुत और एक नयापन लिए हुए अपने आप में। तो श्री राम साहित्य सेवा संस्थान तो श्री राम जी का नाम सार्थक कर रहा है और हम ऐसे ही अपना सौभाग्य यूँ ही मनाते रहें, श्री राम साहित्य सेवा संस्थान में जुड़कर और सदैव निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूँ कि जैसे मेरा ना इस मंच से जो पर्पज़ है वो यही है कि हम जितने भी साहित्यकार हैं ना वो एक तो हिंदी साहित्य को बढ़ावा दें और साथ ही साथ हम अपनी संस्कृति, अपने जी, संस्कार और अपने जो इष्ट देव हैं हमारा इनसे जुड़े रहें। तो मेरा मेन पर्पज़ जो टॉपिक देने का होता है ना वो यही होता है और मुझे लगता है कि लोग खुश भी होते हैं इसमें। जैसे आप जी, बता रही हैं आपको बहुत खुशी होती है, सारे लोग भी खुश होते हैं और फिर एक होता है ना कि हमारे बच्चों को जो ये संस्कृति और जो संस्कार है इसका हस्तांतरण कौन करेगा, कौन बताएगा? तो एक ये भी अच्छा बहाना मिल जाता है कि चलो लिखने के बहाने हम अपने बच्चों को भी कुछ बातें बताएँगे, है ना? तो इन सब से जी, हमारा जी। ही फ़ायदा होता है।
और आप लोग का तो प्यार है ये और आशीर्वाद और सहयोग है कि ये मंच इतना अच्छा चल रहा है, वरना मेरे बिल्कुल, अकेले का बिल्कुल। तो ये नहीं था, आप भी और मैं तो जी, आपसे जी। यही कहूँगी कि बस इसी तरह सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे ऊपर और मंच के ऊपर भी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जैसे तरक्की करेंगी दिनों दिन वैसे ही मंच भी आपके साथ-साथ तरक्की करेगा। बिल्कुल जी, तो हम तो अंत में मंच के साथ हैं। हुँ, हुँ, बिल्कुल। बस आपका साथ ही चाहिए, आपका सहयोग ही चाहिए और आपका जी, आशीर्वाद जी। और क्या चाहिए। तो सुनंदा जी अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई और काफ़ी आप सोशल वर्क हैं तो उसे भी आप करते ही रहिएगा। हमारे देश के भविष्य को सुधारते रहिएगा, महिलाओं, बच्चियों को भी पढ़ने की प्रेरणा देते रहिएगा। तो अब जो है मैं आपसे जी, विदा बिल्कुल। चाहूँगी सुनंदा जी। जी, जी, जय बिल्कुल। श्री राम। जय श्री